हेलो स्कॉलर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एब्जॉर्प्शन कहाँ से लिया गया है। जो आपकी ड्रग की एक फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होती है, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चार चीज़ होती हैं किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के लिए। चार चीज़ें तो होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अंडर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स में आते हैं। और जो मेजर चार कौन सी हैं आपकी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ADME। तो आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन की डिफिनीशन क्या है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। इतना थोड़ा समझ लो आप, ठीक है, कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, फार्मा मतलब ड्रग, फार्माकॉन ड्रग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है आपकी बॉडी में वो कैसे हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे जा रही है ड्रग, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये पूरे काइनेटिक्स में आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, एक्सक्रीट कैसे हो रही है। इसलिए बोलते हैं इसको फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। ठीक है, दैट रेफर द मूवमेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, क्या है, रेफर द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें तीन चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है मूवमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है, इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। इसका मतलब है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप कैसे दे रहे हो दवाई, मतलब ओरल दे रहे हो, IV दे रहे हो या फिर IM दे रहे हो, मतलब किस साइट से दे रहे हो आप, वो होता है। और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सर्कुलेशन, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो ये पैरासीटामोल है और पैरासीटामोल आपने ओरल खा ली। ओरल खाने के बाद आपके GIT सिस्टम में जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब होने के बाद वो पहुंच जाएगी आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे होता है ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब आपके ब्लड सिस्टम में चली गई है वो। ठीक है, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन, आपने कैसे दवा ली और वो दवा कैसे पहुंची सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड तक, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो क्या होता है, अब आपने ओरल ली और वो स्टमक में गई, GIT सिस्टम में गई, एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद चली गई आपके ब्लड सर्कुलेशन में। अगर हम डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में डाल दें, क्योंकि डिफिनीशन में बोला गया है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन, अगर हम इस पैराग्राफ को यहाँ से ब्रेक कर दें, केवल सर्कुलेटरी सिस्टम है लाइक IV इंट्रावेनस, अगर हम इंट्रावेनस को डायरेक्ट ब्लड में डाल दें तो ये जो आपका स्टेप है ये बाईपास हो जाएगा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, फिर हमारी दवा जो है DIT में नहीं पहुंचेगी। ठीक है, डायरेक्ट हमारा क्या साइट है, वो हमारा सर्कुलेशन, और डायरेक्ट हम ब्लड सर्कुलेशन में ही डाल रहे हैं। ना ही वो GIT में जाएगी, ना ही आपका ना ही वो स्टमक में पहुंचेगी, ना ही आपका इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। तो IV के केस में ये होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे आपका कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर सकते हैं या फिर इफेक्ट डाल सकते हैं एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका फैक्टर हुआ है एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी आपका पहला पैरामीटर। सेकंड आपका है कंसंट्रेशन। थर्ड जो आपका है वो आपका है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, पहला कौन सा था, एक्वस सॉल्युबिलिटी, दूसरा था आपका कंसंट्रेशन, उसके बाद था एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, आपका फोर्थ है वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, और जो लास्ट आपका पैरामीटर है वो आपका है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस रूट से हम ड्रग दे रहे हैं। एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब वो एक्वस फॉर्म में है या फिर नॉन एक्वस फॉर्म में है। कंसंट्रेशन, ड्रग कंसंट्रेशन फॉर्म में है या फिर डाइल्यूट फॉर्म में है। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, कि सरफेस एरिया कितना है उस हिसाब से आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब जो आपका सरफेस है उसमें वेस्कुलरिटी मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन फ्लो कम है कि ज़्यादा है। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो किस रूट से दी जा रही है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट हो सकता है। तो हम वन बाई वन पॉइंट आपका डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। अब हम देखेंगे जो पॉइंट हमारे कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे थे आपका एब्जॉर्प्शन को। तो पहला जो आपका पॉइंट था वो था एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस मतलब वाटर सॉल्युबल। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्स्टर एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड। इसका मतलब है जो लिक्विड है उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। किससे बेटर होगा, वो आपका सॉलिड से होगा। क्यों होगा, देखो अगर आप सॉलिड लोगे तो उसको पहले डिजोल्व होना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा, और जो आप अगर डायरेक्ट लिक्विड ले रहे हो तो उसको डिजोल्व, जो डिजोल्यूशन की प्रोसेस है वो बाईपास हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका लिक्विड इज मोर एब्जॉर्बिंग देन योर सॉलिड डोजेज फॉर्म।
क्लियर? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिसोल्यूशन अगर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ जाएगा। क्लियर? ये बात आगे समझ में? तो लिक्विड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से। क्लियर? बात आगे समझ में? अब बात करेंगे हम कंसंट्रेशन। अब इसमें इन्होंने लिखा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर देन डाइल्यूट। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज मोर एब्जॉर्ब देन डाइल्यूट। इसका मतलब ये है जो हमारा कंसंट्रेटेड डोजेस फॉर्म है कोई, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम डाइल्यूट से उसका कंपैरिजन करें। तो रीजन क्या है उसका होने का? वो रीजन है आपका पैसिव डिफ्यूजन। इन केस ऑफ कंसंट्रेशन डाइल्यूशन अप्लाई द पैसिव डिफ्यूजन। और जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसका मतलब होता है जो मूवमेंट होता है वो होता है हाई टू लो, हाई टू लो। ठीक है? क्लियर? HL हाई टू लो। पैसिव डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है हाई टू लो, इसलिए जो होता है आपका कंसंट्रेटेड डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू डाइल्यूट। क्लियर? अब बात करेंगे हम एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। इसका मतलब है कि जहां पे एरिया ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगी, वहां पे एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि वहां की जो परमेबिलिटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इसमें लिखा हुआ है मैंने लार्जर एरिया ग्रेटर दी एब्जॉर्प्शन। ठीक है? अगर हम ये एक चीज और इसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर किसी भी डोजेस फॉर्म का आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करोगे तो वो ज्यादा जगह में फैलेगी। लाइक इस चौक को हम फैलाना चाहें तो ये फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा। अगर इस चौक को हम पीस दें और उसके बाद स्प्रेड करें तो ये ज्यादा सरफेस को कवर करेगा, और जब ज्यादा सरफेस को कवर करेगा तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जर द एरिया ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए जो सबसे ज्यादा आपका एरिया, सबसे अच्छा जो एब्जॉर्प्शन साइट है वो आपकी इंटेस्टाइन है, बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया एंड एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। अब देखो हम बात करेंगे वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। वेस्कुलरिटी मतलब होता है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, आपका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा मेंटेन है, तो वहां पे आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बहुत अच्छा होगा। ब्लड फ्लो ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन बिकॉज ब्लड नीड टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग एरिया। ठीक है? बात आ गई समझ में? ब्लड फ्लो अगर ज्यादा अच्छा है जहां पे, वहां पे आपका ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। जहां पे ब्लड सप्लाई कम है, कुछ आपके बॉडी में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहां पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो वहां पे जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए ये एक मेजर फैक्टर माना गया है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को, वो हमारा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है? अब इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? ओरल मैंने आपको बताया था, अगर IV ले रहे हो तो डायरेक्ट आपका ब्लड में जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है। ठीक है? और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें ओरल की, तो ओरल लोगे आप तो स्टमक में पहुंचेगा, GIT में पहुंचेगा, आपके इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, बहुत सारे फेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो कहीं ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच के अपना एक्शन शो कर पाता है। तो उस केस में क्या होगा? ओरल के केस में अगर मान लो कोई वीक एसिडिक ड्रग हम ले रहे हैं, वीक एसिडिक ड्रग या फिर वीक बेसिक ड्रग, अगर वो वीक एसिडिक ड्रग है तो किस फॉर्म में होगी? वो होगी अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है? अनआयनाइज्ड फॉर्म की वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां होगा? वो आपका होगा स्टमक। थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर कोई ड्रग वीक एसिडिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन कहां होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा आपका स्टमक में, ड्यू टू अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, क्योंकि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड नेचर का है, जिसकी वजह से आपकी ड्रग जाएगी और वहां पे इजीली आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी जाके। ठीक है? अब बात करते हैं हम बेसिक ड्रग्स। अगर हम कोई वीक, मान लो एसिडिक ड्रग में आपका पेन किलर्स है, ठीक है, बार्बिटूरेट्स आते हैं, सैलिसिलिक एसिड है, आपका पैरासीटामोल है। ठीक है? अगर हम बात करें वीक बेसिक ड्रग्स की, वीक बेसिक में आपका लाइक मॉर्फिन अगर एग्जांपल ले लें, तो जो आपकी वीक बेसिडिक है, वीक बेसिक ड्रग्स हैं वो हमारी आयनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है? वीक बेसिक ड्रग्स हैं जो उनका एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां होगा? होगा आपका इंटेस्टाइन। ठीक है? इंटेस्टाइन में होगा। अब क्वेश्चन आता है भैया, आपने बता दिया कि स्टमक में जो आपका वीक एसिडिक ड्रग्स थी वो एब्जॉर्ब हो रही है ड्यू टू अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, क्योंकि जो हमारी एक सेल मेम्ब्रेन है आपकी GIT में वो लिपिड नेचर की, इसकी वजह से वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है जाके वहां पे। ये तेल में मिलेगा ना, तेल पानी में तो नहीं मिलेगा। ठीक है?
अब बात करते हैं इंटेस्टाइन। अब क्वेश्चन आता है भाई इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है कि वहां पे ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन में क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्या होता है आपका सरफेस एरिया, जो दवा है उसको स्प्रेड होने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। और इसके अलावा आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, और जो आपका विलाई एंड माइक्रोविलाई है वो मेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसलिए स्टमक में वीक एसिडिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा और आपका इंटेस्टाइन में वीक बेसिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा।